जय हिंद दोस्तों। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 का आज हम लोग जो है फ्रेंड्स झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 37 कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको बता दें कि डेली हमारा जो है वीडियो शाम के 7 बजे आता है झारखंड सामान्य ज्ञान और जीके का। अगर यदि आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के 50 सवाल को कंप्लीट करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो के अंत तक अगर यदि आप बने रहते हैं तो 50 सवाल आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल हमारा झारखंड सामान्य ज्ञान से यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन बने या फिर कौन थे। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, राजा अर्जुन सिंह। अब इसका थोड़ा सा कहानी की रीति आप समझिएगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ 1857 लिखा हुआ है, 1857 की क्रांति, जबकि एग्जैक्ट डेट हम आपको बताते हैं कि 3 सितंबर 1857 ईस्वी को भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह दो व्यक्ति थे और इनके नेतृत्व में जो है चाईबासा में सैनिकों ने विद्रोह किया था। कहाँ पर? चाईबासा में जो है सैनिकों ने विद्रोह किया था। और इसके बाद जो है सभी विद्रोही सैनिक संजय नदी पार कर जो है रांची पहुंचने का निर्णय लिया था। विद्रोही सैनिकों ने डुमरा चट्टी में संजय नदी को पार करना चाहा, लेकिन सरायकेला नरेश मतलब राजा, ठीक है, जो सरायकेला के जो राजा थे जिनका नाम था चक्रधर सिंह एवं खरसावां के जो नरेश थे उनका नाम था ठाकुर हरि सिंह, और एवं उनके समर्थकों की मुस्तैदी के कारण जो है संजय नदी नहीं पार कर सके। तब जो है अंग्रेज विरोधी पुरहाट नरेश जो थे अर्जुन सिंह ने जो है उनकी सहायता की। किनकी? विद्रोही सैनिकों की। समझ गए? तो यहाँ पर इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? अर्जुन सिंह के मदद से जो है क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन बन गए? राजा अर्जुन सिंह। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन बने? राजा अर्जुन सिंह। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल 1914 ईस्वी। देखिए ताना भगत आंदोलन जो है अप्रैल 1914 ईस्वी में जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ था और इस आंदोलन को उन्होंने बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना। और यह जो है एक तरह की सांस्कृतिक क्रांति थी जिसमें एकेश्वरवाद में आस्था, जिसमें आपका पशु बलि शामिल था, मांस खाने और शराब पीने का परित्याग भी शामिल था, गाय और बैल को जो है पवित्र मानना था, आदि मान्यताओं पर जो है बल दिया गया था इसमें। और देवमनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत तथा भेगू भगत, इन सारे लोगों ने जो है इस आंदोलन को महत्वपूर्ण क्या दिया था? अपना योगदान दिया था इसको आगे बढ़ाने में। तो समझ गए, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अप्रैल 1914 में। किसके नेतृत्व में? जतरा भगत के नेतृत्व में। समझ गए? अगला सवाल देखिए 3 नंबर, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? 3 नंबर का सही आंसर करेंगे जयपाल सिंह। जयपाल सिंह को मुस्लिम लीग की मदद से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था, लेकिन बाद में जो है मुस्लिम लीग की गतिविधियों के बाद जो है जयपाल सिंह मुस्लिम लीग से विमुख हो गए और मुस्लिम लीग से उनकी निष्ठा जो एकदम तरह से टूट गई थी। बाद में जब वे राष्ट्रवादी नेताओं के संपर्क में आए तो उन्हें आदिवासी उप समिति का सदस्य बनाया गया। समझे? तो यहाँ पर सवाल क्या था कि संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है। अगला सवाल 4 नंबर, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये देखिए जानना जरूरी है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए बीरहोर यहाँ पे दो वर्ड से बना है, एक बीर और एक होर। तो बीर का मतलब हो गया जंगल, बीर का मतलब हो गया जंगल, और होर का मतलब हो गया आदमी। समझ गए? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जंगल का आदमी। तो जिसका अर्थ हो गया जंगल का आदमी, और ये जंगलों में रहते हैं और घुमंतु जीवन अपना बिताते हैं। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर जो होते हैं उनको उल्थू कहा जाता है, या फिर भुलियास कहा जाता है। तो बिरहोर जो है 2 तरह के होते हैं, एक घुमंतु होते हैं, एक अस्थायी जीवन जीने वाले होते हैं। तो जो घुमंतु होते हैं उसको कहा जाता है उल्थू और भुलियास। जो अस्थायी जीवन जीने वाले लोग होते हैं बिरहोर लोग, उनको कहा जाता है जांघी या फिर थानिया। समझ गए? तो यहाँ पे 2-3 सवाल हमने आपको बता दिया, शाब्दिक अर्थ भी बता दिया और ये किस तरह का जीवन यापन करते हैं ये भी बता दिया। अगला सवाल देखिए, LAC लेक या फिर लाख जो भी पढ़िए, शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? 5 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्य से। संस्कृत का लक्ष्य शब्द था
जिससे ये LAC शब्द का प्रयोग LAC शब्द की जो है उत्पत्ति हुई, समझ गए। और इसे लाह भी कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, लाह भी कहा जाता है। और लाह उत्पादन की दृष्टि से जो है झारखंड देश का प्रथम स्थान जो है झारखंड को मिला हुआ है। ये और यहाँ पर जो है देश के कुल लाह उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन अकेले झारखंड करता है, समझे। अगला सवाल देखिए 6 नंबर, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था। 6 नंबर का हम लोग सही उत्तर करेंगे 1907 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है इसकी भारत में जो है सर्वप्रथम जो है सबसे बड़ा देखिए फिर से बताते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत का प्रथम सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना बना। और अगर यदि इसकी बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना किया था जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में। और इसमें जो उत्पादन चालू हुआ 1911 ईस्वी में सबसे पहले इसका उत्पादन चालू हुआ, जिसमें लोहा बनाने का काम किया गया। और 1914 ईस्वी में इसी में इस्पात का उत्पादन चालू हुआ, समझे। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुआ था, तो पूर्वी सिंहभूम जिला का स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर साक्षी एक जगह का नाम है, वहीं पर जो है इसको जो है स्थापना किया गया, समझे। और इसी का एक और है मतलब कि एक और जो इसका फैक्ट्री है जिसका नाम है 1948 में इसको बनाया गया टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, समझ गए। इसकी स्थापना कब हुई 1948 ईस्वी में। तो ये सब चीज़ों को भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 7 नंबर, झारखंड के प्रथम राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन बने थे। तो 7 नंबर का हम लोग क्या सही आंसर कर देंगे, झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार बने थे, जिनका कार्यकाल था 15 नवंबर 2000 से लेकर के 3 फरवरी 2002 ईस्वी तक, समझे। अगला सवाल देखिए, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था। अब ये जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था। 8 नंबर का हम लोग सही उत्तर करेंगे 1771 ईस्वी में, ठीक है। छोटा नागपुर खास के जो नागवंशी राजा थे दर्पनाथ शाह उनका नाम था। उन्होंने जो है पलामू किला के पतन के बाद 1771 ईस्वी में स्वयं को जो है सतबरवा जाकर कैप्टन जैकब मैकब से मिला, और इसमें जो है कंपनी सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली, और 12,000 रुपये सालाना कर देना भी इन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो इसी कारण जो है छोटा नागपुर का क्षेत्र भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शामिल हो गया 1771 ईस्वी में। 9 नंबर का सवाल है, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू किया गया। 9 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन बी। कब करेंगे, ऑप्शन बी 1949 ईस्वी में। अगला सवाल है, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था। 10 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे 1837 यानी कि ऑप्शन डी। छोटा नागपुर में जो है विल्किंसन कानून 1837 में अस्तित्व में आया था, जिसमें आदिवासियों के विद्रोह शामिल थे। क्या थे, आदिवासियों के विद्रोह शामिल थे। और कैप्टन विल्किंसन एक अंग्रेज का जो अधिकारी था जिसका नाम था कैप्टन विल्किंसन, इन्होंने जो है कोल्हान क्षेत्र में रहने वालों के लिए नियम बनाए जो एक हद तक लागू रहे और आदिवासी शांत रहे। हालांकि इस कानून के बाद भी आदिवासी जमीन में बाहरी हस्तक्षेप और उनका दमन समाप्त नहीं हुआ, समझे। तो छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ, 1837, और इसका कारण हमने आपको बता दिया। 11 नंबर सवाल है कि छोटा नागपुर में काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था। 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसको कहा जाता है CNT, 1908 ईस्वी में लागू हुआ। और इस अधिनियम को तैयार करने का श्रेय जो है फादर जॉन बैप्टिस्ट हफमैन को जाता है, और इससे जो है आदिवासियों का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। और यह अधिनियम इस बात की पुष्टि करता है कि भूमि किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी की समान संपत्ति होनी चाहिए, और इस कृत्य के कारण जो है आदिवासियों को भूइंहरी और खुटकट्टी अधिकार प्राप्त हुआ। चलिए अगला सवाल बढ़ेंगे, सोहराय जो है किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। जो सोहराय होता है कौन सी जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो सही उत्तर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, संथाल का, ठीक है। यह पशुओं की श्रद्धा अर्पित करने का त्यौहार जो है होता है, और यह जो है कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है, और यह त्यौहार 5 दिनों तक जनरली चलता है। 13 नंबर सवाल देखिए, पूछ रहा है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। अब यहाँ पर देखिए फुट में दिया हुआ है और मीटर में, दोनों तरह से आपको पूछता है। अगर जब कोई मीटर में पूछे तो 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर। और अगर यदि फुट में पूछ दे तो फुट आपको मारना है 4478। कितना मारना है, 4478
4478 फुट मारना है, 4478 फुट, जो ऑप्शन बी के बिल्कुल आसपास में है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर कर देंगे। और आपको बता दें कि ये जो पारसनाथ का पहाड़ी है ये झारखंड का सबसे ऊंची चोटी है, जिसे संवेद शिखर के नाम से जाना जाता है। और यह जो है जैन धर्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कौन सा धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए सबसे अधिक प्रचलित है। और ये कौन सा जिला में स्थित है आपका पारसनाथ पहाड़, तो गिरिडीह जिला में। गिरिडीह जिला का जो मुख्यालय है वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पारसनाथ पहाड़ स्थित है। समझ गए, इतना चीज़ आप लोग यहाँ पे इसको याद करने के लिए रखिएगा। अगला सवाल देखिए, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है। आदिवासी जो है फूलों का त्यौहार मनाते हैं, और इस त्यौहार का जो नाम है वो क्या है, तो इस त्यौहार का नाम है सरहुल। झारखंड में जो है सरहुल जो है आदिवासियों के फूलों का त्यौहार है, और यह जो है झारखंड का बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और यह जो है चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस वृक्ष में साल वृक्ष की यह भूमिका होती है। साल मतलब सखुआ। साल वृक्ष आदिवासियों के जीवन का आधार और जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाला पेड़ है, और इसी कारण जो है आदिवासी इसे पवित्र भी मानते हैं और आभार प्रकट करने के लिए इसकी पूजा करते हैं। और इस पर्व में जो है पाहन यानी कि जो पुजारी होते हैं वो सरई फूलों से पूजा संपन्न कराते हैं। समझे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। 15 नंबर का सही उत्तर करेंगे ऑप्शन डी। छऊ नृत्य जो झारखंड का है इसको राष्ट्रीय के साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी अपना इसको मिला हुआ है। समझे। और यह जो है छऊ नृत्य है झारखंड में कहाँ पर फला फूला, तो ये सरायकेला जिला जो आपका है, सरायकेला जिला जो है यहीं पर ये फला फूला, यहीं पर इसका निर्माण किया गया एक तरह से कहिए तो। चलिए अगला सवाल की हम लोग बढ़ेंगे। 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड हमारा बिहार से अलग हुआ, और बिहार का 46% हिस्सा झारखंड को दिया गया भूमि के क्षेत्र में, भूमि के मामले में, और झारखंड को एक नया राज्य के रूप में बनाया गया। अगला सवाल है, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए 17 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे जंगल की आग। झारखंड जो है, झारखंड राज्य जो है यहाँ पर वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक जो है ना, ये जंगल की आग है। जंगल की आग से झारखंड के प्रभावित होने वाले जिलों में सबसे अधिक आपका हजारीबाग हो जाता है, दूसरा जमशेदपुर हो जाता है, पलामू है, बोकारो आदि है। और जंगल की आग जो है झारखंड को आरक्षित एवं संरक्षित वनों में भी प्रमुख समस्या है। लोग क्या करते हैं आजकल, महुआ वगैरह चुनने के लिए जाते हैं, जो ग्रामीण महिलाएं होती है महुआ चुनने के लिए जाएंगी, और महुआ का मान के चलिए ये पेड़ है, ये पेड़ है, इसके नीचे महुआ गिरेगा यहाँ पर, तो लोग क्या करते हैं ना, महुआ वगैरह चुनने के लिए ना यहाँ पे आग लगा देते हैं, और यही आग जो है धीरे धीरे फैलते 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 बहुत बड़ा क्षेत्र में चला जाता है। तो जंगल का आग जो है ना जंगल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, बहुत ही खतरनाक चीज़ भी ये है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। हम लोग को सवाल पढ़ना है, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का क्या उद्देश्य है। अब देखिए झारखंड जो राज्य है यहाँ पर जंगल को सुरक्षित किया गया है। ठीक है, 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, 3 श्रेणी में इसको बांटा गया है। पहला तो आपका सुरक्षित है, दूसरा आपका संरक्षित है, तीसरा आपका अवर्गीकृत है। और झारखंड में सुरक्षित वनों में बिना अनुमति के सभी गतिविधियां जो है निषेध है। तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है कि बिना अनुमति का जो है कोई भी गतिविधि यहाँ पर नहीं कर सकते, सभी पर क्या है, बैन लगा हुआ, प्रतिबंध लगा हुआ है। अगला सवाल करेंगे 20 नंबर। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। 19 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे 3। क्या करेंगे, 3। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम बात करें तो झारखंड में 5 प्रकार के जलवायु है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, जिसमें क्या है, उत्तर पूर्वी है, उत्तर मध्य पठारी क्षेत्र है, ऊपरी छोटा नागपुर क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे हालांकि 3 के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। चलिए अगला सवाल करेंगे 20 नंबर। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण वर्ष में गठित की गई। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कौन सा वर्ष में गठित किया गया, सही उत्तर हो जाएगा 2010 ईस्वी में इसका गठन किया गया। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व
कौन करता है? 21 नंबर का ऑप्शन सी, इनमें से कोई भी एक, चाहे तो वो दंडाधिकारी कर लेंगे, चाहे तो वो जिला समाहर्ता कर लेंगे। समझ गए? तो इसका दोनों में से कोई भी एक कर लेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर। सवाल में पूछ रहा है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। 22 नंबर का ऑप्शन सी हम लोग कर देंगे, तिलका मांझी। झारखंड में देखिए जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है पहले आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व जो है 1771 ईस्वी में तिलका मांझी ने किया था। और तिलका मांझी संथाली आदिवासी इलाके के बहादुर नेता थे। वह जो है अपने लोगों को बेईमान जमींदारों के चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे, और वे अपने लोगों की ज़मीन को बहाल कराना चाहते थे, मतलब कोई जो कब्जा कर लिया था उसको फिर से उसके हाथों में देना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को भेजकर तिलका मांझी के विद्रोह को कुचल दिया और 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया और उसे फांसी दे दिया गया भागलपुर में। और तिलका मांझी को झारखंड में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है। सही उत्तर तिलका मांझी। अगला सवाल की ओर बढ़ें। 23, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र से किसे जो है गौरवान्वित किया गया, फिर किनको जो है परमवीर चक्र प्राप्त हुआ? 23 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे, ऑप्शन ए। क्या करेंगे? अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का जो है वर्ष 1971 के भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध हुआ था उसमें लड़ते हुए ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और उन्हें जो है मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। और परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित वह जो है झारखंड के पहले निवासी हैं। और अल्बर्ट एक्का का जन्म जो है झारखंड का गुमला जिला जो है वहीं पर इनका हुआ था। अगला सवाल है स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार जो है कौन था? तो स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार जो था ये हो थे। कौन थे? हो थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपका है 25 नंबर। मरांग गोमके किसे कहा जाता है? मरांग गोमके किसे कहा जाता है? तो देखिए 25 नंबर सवाल। तो देखिए मरांग गोमके का सबसे पहले आप मतलब समझ लीजिए। मरांग गोमके का जो अर्थ होता है हिंदी में, उसका अर्थ होता है महान नेता। तो महान नेता किसे कहा गया? अब इसका थोड़ा सा हम आपको आंसर बता देते हैं, जयपाल सिंह। ऑप्शन ये, जयपाल सिंह जो है एक मुंडा आदिवासी थे और उन्होंने जो है एम्स्टर्डम में वर्ष 1928 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। 1928 ईस्वी में ये भारतीय हॉकी टीम के क्या थे? कप्तान थे, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए। और कालांतर में जो है झारखंड राज्य की मांग को लेकर के जयपाल सिंह ने आदिवासियों के एकमात्र नेता बनकर उभरे थे और भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से अभियान भी चलाया और उन्हें जो है लोकप्रिय रूप से मरांग गोमके के नाम से जाना गया। और इसका अर्थ तो हमने बता ही दिया है, मरांग गोमके का अर्थ होता है महान नेता। अगला सवाल है 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? 26 नंबर का हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, सुखदेव महतो। अगला सवाल है 27 नंबर। वर्ष 2016 के पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? अब यहाँ पर बता दें कि ये जो क्वेश्चन है हम लोग पढ़ रहे हैं 2026 के लिए, लेकिन ये जो है बहुत प्रतिष्ठित बुक है। यहाँ पर 2016 से संबंधित सवाल दिए गए। हालांकि हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा समय इसमें हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि 2016 का करंट अफेयर्स हम लोग को नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो 27 नंबर में पूछ रहा है कि वर्ष 2016 के पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? 27 नंबर का आंसर हम लोग करेंगे सिमोन ओरांव। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल फिर आपका 2016 से करंट अफेयर्स का है कि सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया? 28 नंबर का हम लोग करेंगे स्टीफन मरांडी को। उसके बाद है आपका 29 नंबर। सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह कौन था?
तो 29 नंबर का हम लोग करेंगे मलूटी मंदिर। मलूटी मंदिर हमारा दुमका जिला में है, झारखंड में, ठीक है, जिसको मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। अगला सवाल है, किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पर देखिए केरोसिन तेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। इसलिए समय था 1 अक्टूबर 2016 और झारखंड राज्य के 4 जिलों में, जिसका नाम था चतरा 1, हजारीबाग 2, खूंटी 3 और जामताड़ा 4। यहाँ पर जो है केरोसिन तेल में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसको कहा जाता है शॉर्ट में डीबीटी, शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना था। कौन? झारखंड, जिसमें 4 जिले शामिल थे। और डीबीटी योजना के तहत जो है यानी कि सब्सिडी जो मिलना था वो सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जा रहा था। और सरकार की इसी पहल का उद्देश्य जो है अनुदान को युक्ति संगत बनाना इसका मुख्य काम था। समझे? इसीलिए आपको थोड़ा सा हम बता दिया, हालांकि ये सवाल पुराना है। चलिए देखिए, अगला सवाल आपका है 31। ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? 31 नंबर का सवाल हम लोग जो है इसका आंसर करेंगे डी ऑप्शन, पश्चिम सिंहभूम। देखिए जो गिरिडीह जिला है यहाँ पर 6 जिला से ये हल्दिया और जगदीशपुर पाइपलाइन गुजरेगी या फिर गुजर रही है। पहला जिला तो आपको बोकारो हो गया 1 नंबर में, 2 नंबर में गिरिडीह, 3 नंबर में हजारीबाग, 4 नंबर में धनबाद, 5 नंबर में पूर्वी सिंहभूम और 6 नंबर में रांची। अब यहाँ पर देखिए धनबाद भी ऑप्शन है, पूर्वी सिंहभूम ऑप्शन है, बोकारो भी ऑप्शन है, एक यहाँ पश्चिमी सिंहभूम ऑप्शन आपको दे दिया जो गलत है। समझ गए? इसके जगह पर आपका क्या रहता? गिरिडीह रहता तो कर लेते हम लोग, हजारीबाग रहता तो कर लेते, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम नहीं, पूर्वी सिंहभूम से जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गायब होता हुआ उपन्यास और गायब होता हुआ देश, इसका एक ये जो है उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? 32 नंबर का हम लोग करेंगे रनेंद्र। क्या करेंगे? रनेंद्र जो है इसके लेखक है। किताब का नाम क्या है? गायब होता हुआ देश। अगला सवाल है 33। क्वेश्चन देखिए, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा सुलेमान मुर्मू। अगला सवाल है, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर करेंगे हम लोग रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 36। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा साहित्य जो है राधा कृष्ण के द्वारा रचित है? 36 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे सिन्हा साहेब। साहित्यकार राधा कृष्ण की जन्म शती जो है वर्ष 2016 में थी और ये झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। और इनकी पहली पुस्तक जो पहली कहानी जो थी उसका नाम था सिन्हा साहेब, जो वर्ष 1929 में प्रकाशित हुआ था। और इनके अन्य कहानी संग्रह भी है, जिसमें से आपका रामलीला भी हो गया, सजला हो गया, गिलपिका हो गया, गेंद हो गया, गोल हो गया, ये सारी। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा था कि कौन सा साहित्य राधा कृष्ण के द्वारा रचित है? सिन्हा साहेब। 37 नंबर सवाल है, बिहार अस्पंज। बिहार अस्पंज आयरन संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? 37 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी, चांडिल में। ठीक है, बिहार अस्पंज आयरन लिमिटेड भारत का पहला व्यापारिक अस्पंज आयरन संयंत्र है और यह संयंत्र जो है आपका सरायकेला खरसावां जिले के उमेश नगर में चांडिल में स्थित है। समझे? कहाँ पर? सरायकेला खरसावां जिला में। अगला सवाल देखिए 38। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ किया गया था? 38 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन बी, झारखंड में। ठीक है, 15 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था और इसका जो है क्या सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनधन योजना। उस टाइम के मुख्यमंत्री कौन थे? उस टाइम के मुख्यमंत्री आपका थे रघुवर दास। अगला सवाल 39। किसने जो है 1401 ईस्वी में घाघरा जो गुमला जिला में पड़ता है में हापा मुनि मंदिर यानी कि विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? तो 39 नंबर का हम लोग क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन डी हम लोग इसका आंसर करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन डी यानी कि शिवदास कर्ण, जो 1401 ईस्वी में गुमला जिला में जो हापा मुनि मंदिर है, जो विष्णु मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला सवाल करेंगे हम लोग 40 नंबर। झारखंड राज्य द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? झारखंड राज्य सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब किया गया? 40 नंबर का हम लोग क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन डी, 2016 ईस्वी में।
अगला सवाल है, झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष में किया? 41 नंबर का ऑप्शन डी हम लोग करेंगे 2014 ईस्वी में। इसकी शुरुआत जो है 2014 ईस्वी में किया गया। और झारखंड सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों की बेटियों हेतु सरस्वती योजना की शुरुआत किया गया था। और राज्य सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में निबंधित जो मजदूर हैं उनकी बेटियों के खाते में डाक जमा योजना के तहत 5,000 रुपये का बीमा कराएगी और बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। इसमें बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था किया गया था। समझ गए? तो इसमें सारा डिटेल आपको मिल गया। 42 नंबर देखिए, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। संथाली की प्रथम छोटी कहानी का संग्रह कौन था? 42 नंबर का हम लोग करेंगे ऑप्शन बी कुकुम। क्या करेंगे? कुकुम इसका आंसर करेंगे। अगला सवाल है कि लांगड़े जो है ये क्या है? तो लांगड़े क्या है? 43 ऑप्शन बी, एक प्रकार का ये नृत्य है। क्या है लांगड़े? एक प्रकार का नृत्य है जिसे डाहर नृत्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये जो है आपका माघ महीना का नृत्य है और माघे बांगा पर्व पर यह नृत्य किया जाता है। और इसका एक प्रारूप जो है बाहा नृत्य भी है जो फागुन महीने में किया जाता है। यह नृत्य जो है सरहुल यानी कि बाहा पर्व के उपलक्ष्य में भी किया जाता है। तो लांगड़े का अलग अलग मीनिंग है, समझे? चलिए अगला सवाल करेंगे 44, कजली कब गाया जाता है? ये जो कजली है ये कब गाया जाता है? तो 44 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में। कजली जो है वर्षा ऋतु में जनरली सावन और भादो का जो महीना होता है उसी समय में इसको गाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के प्रचलित लोकगीतों में से कजली एक है जिसका मुख्य केंद्र वाराणसी और मिर्जापुर क्षेत्र में है। अगला सवाल देखिए, टांगीनाथ केंद्र क्या था? टांगीनाथ केंद्र, बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते होंगे। सही उत्तर हो जाएगा पशुपति संप्रदाय। गुमला जिला के जो मुख्यालय है वहां से उत्तर पश्चिम दिशा में टांगीनाथ मंदिर के अवशेष स्थित है। टांगीनाथ मंदिर के क्या है? अवशेष यहाँ पर अभी भी जो है अवस्थित है, समझे? और शिव को समर्पित है ये मंदिर। और मंदिर स्थल पर प्राचीनतम प्रस्तर स्तंभ आदि एकत्रित करके रखे हुए हैं, जहां विशाल त्रिशूल भी विकंठित अवस्था में पड़ा हुआ है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है यहाँ पर भगवान परशुराम ने यहाँ जो है शिव की घोर उपासना किया था, समझे? तो इसीलिए टांगीनाथ केंद्र जो है ज़्यादा फेमस होगी आपका। अगला सवाल है 46, निक्की प्रधान किस खेल से संबंधित है? 46 का आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी हॉकी से। निक्की प्रधान का संबंध हॉकी से है। अगला सवाल आपका है, सोलर विलेज पायलट प्रोजेक्ट जो है किस जिले में शुरुआत हुआ इसका? 47 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन बी गिरिडीह जिला में। अगला सवाल है आपका 48, ग्रीन एनर्जी हब किस जिले को घोषित किया गया? 48 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये धनबाद जिला को। अगला सवाल है, झारखंड की खिलाड़ी नीलम टोप्पो किस खेल से जुड़ी हुई है? 49 नंबर का हम लोग करेंगे हॉकी। और आपका इस वीडियो का जो अंतिम सवाल है वो आपका इस तरह से है 50 नंबर। अगस्त 2025 में झारखंड सरकार ने किस योजना के तहत युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना शुरू किया? 50 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन बी मुख्यमंत्री तकनीकी उन्नयन योजना। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को बिल्कुल सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।